हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें ये वीडियो में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा हुआ है, जिसके 2 पार्ट मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं। उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद में फिर आप इस प्रश्नोत्तरी जो चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में आप जो वीडियो आपने देखे हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं मैं लेकर के आया हूं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, इनका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आपको आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो में हम आगे, जिसमें हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पर देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, चुंबक का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए इसका जो रासायनिक नाम है मैंने आपको बताया था, इसको वैसे तो मैग्नेटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैग्नेटाइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो रियल नेम है, ठीक है, इस मैग्नेटाइड, ठीक है, मैग्नेटाइड इसका जो नाम है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ऑप्शन है Fe3O4, Fe2O4, Fe4O3, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबक का रासायनिक नाम जो है, सूत्र है, वो होता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, ये होता है फेरस ऑक्साइड या फेरस फेरिक ऑक्साइड। ये मैंने आपको बताया था, फेरस ऑक्साइड होता है या फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं इंगित करती है। देखिए जो बल रेखाएं हमारी होती हैं, मैंने आपको बताया था, जो हमारी जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या इंगित करती हैं। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। देखिए थोड़ा सा जो ऑप्शन अपन देखते हैं, तो ऑप्शन भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन भी आपको सही दिए गए हैं अथवा नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। सीधी सी बात है, ये विद्युत वाहक बल नहीं होता, वो होता है एमएमएफ होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपन चुंबकीय पद में पढ़े हैं। तो अब ऑप्शन हमारा कौन सा बचता है? फ्लक्स घनत्व नहीं होता। फ्लक्स घनत्व कुल चुंबकीय बल रेखाओं के इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करते हैं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। ठीक है, प्रदर्शित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? देखिए फ्लक्स यानी फाई, मैंने आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, ए टेस्ला, बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी मैक्सवेल और डी एम्पियर टन। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर होगा वो होगा क्या? मैक्सवेल, ऑप्शन सी। देखिए मैंने आपको बताया था 1 वेबर बराबरी पर, बताया था मैंने आपको। ठीक है, 1 वेबर बराबरी पर कितना होता है? देखिए 1 वेबर बराबरी पर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो मैक्सवेल भी दे सकता था यहाँ पे, अगर वो वेबर देता तो भी आंसर यहाँ पर सही होता। तो यहाँ पर वेबर ना देकर उसने मैक्सवेल दिया है, यानी कि 1 वेबर बराबरी 1 मैक्सवेल बराबरी पर 10 की पावर 8 लाइनें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा मेरा? मैक्सवेल। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पदार्थ का वह गुण जिससे वह अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व धारण करता है। मैंने आपको बताया था धारण शक्ति के बारे में, बताया था धारण शक्ति। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन दिया है उसने चुंबकशीलता, बी दिया है परमियंस, सी दिया है धारण शक्ति, डी दिया है विशिष्ट चालकता। देखिए तो इसमें आंसर होगा मेरा कौन सा? धारण शक्ति। ठीक है, चुंबकशीलता अलग चीज है, परमियंस अलग चीज है, विशिष्ट चालकता अलग चीज है, लेकिन अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो शक्ति होती है वो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर धारण शक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलक्टेंस का मात्रक। देखिए रेजिस्टेंस की भांति ही विद्युत परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी भांति चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? रिलक्टेंस, जिसको मैंने आपको बताया था किससे हम प्रदर्शित करते हैं? आर एम। ठीक है, रिलक्टेंस। देखिए V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पर देखिए V बाय आई मतलब V मतलब एफ एम का क्या? N इंटू आई, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। यहाँ पर टेस्ला दिया है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर मेरा आंसर सी यहाँ पर सही होगा। कौन सा होगा? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, क्योंकि क्या होता है? एफ एम बाई फाइव होता है। एफ एम क्या होता है? एन आई, और ये फाइव जो कहते हो
ठीक है, तो NI मतलब एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है, ये इसकी इकाई होती है, इसका मात्रक होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस की भांति चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? अभी मैंने बताया इससे पहले क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, बी दिया है रिलेक्टिविटी, सी दिया है रिलेक्टेंस और डी दिया है परमेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या क्या बताया मैंने? चुंबकीय परिपथ की, विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस की भांति चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस होता है। क्या होता है? रिलेक्टेंस। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक वाहक बल का मात्रक होता है, देखिए Fm, इसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना Fm, F होता है, M होता है, उस इजिकल टू N इंटू I होता है। ठीक है, तो N मतलब टर्न्स की संख्या, I मतलब एम्पियर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, न्यूटन, एम्पियर टर्न, टेस्ला, लेबर, सॉरी लेबर नहीं है वेबर है, ठीक है, इसको आप वेबर पढ़िएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर मेरा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, एम्पियर टर्न। किसकी है? चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक है या उसकी इकाई है। चलिए, एक वेबर बराबर पर कितने मैक्सवेल होता है? अभी मैंने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल होता है बराबर पर एक वेबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 8, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, 10 की पावर 4। तो आंसर मेरा 10 की पावर 8 आंसर सही होगा। एक वेबर में कितने मैक्सवेल के बराबर होता है? तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मैंने बताया था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, बी से इसको नोट करते हैं, फाई बाय ए होता है। ठीक है, फाई मतलब फ्लक्स, ए मतलब उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर देखिए एफ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर, हेनरी या वेबर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई, एक इकाई मैंने बताई थी उसकी ऐसा ही टेस्ला भी होती है। क्या होती है? टेस्ला भी होती है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। देखिए एंटीमनी अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है या फ्लक्स है? देखिए एंटीमनी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मतलब ये इसमें जो है विद्युत चुंबक, इसमें जो है चुंबकत्व का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। क्या होती है? चुंबकशीलता, परमेबिलिटी इसकी शून्य होती है। तो ये एक देखो एंटीमनी, बिस्मिथ भी आता है इसमें, बिस्मिथ का ऑप्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, एंटीमनी। अगला देखते हैं हम, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है? देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, एक से कम, एक से अधिक, 1 से 1000 तक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन कौन सा, आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर मेरा ऑप्शन होगा सी वाला, 1 से 1000 तक। ठीक है, जिनकी चुंबकशीलता, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकशीलता 1 से लेके 1000 तक होती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा? सी। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने की विधि में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्टील की छड़ का, ढलवा लोहे का, कार्बन स्टील की छड़ का, नरम लोहे की छड़ का? तो हमेशा आप याद रखना, जब विद्युत चुंबक बनाया जाता है तो उसमें हम नरम लोहे की छड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नियम जिसके आधार पर धाराएं गति का विरोध करती है। ठीक है, मैंने सास बहू वाली आपको उसमें कहानी बताई थी। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, मतलब जो बहू होती है वो उसी सास का विरोध करती है जिसके द्वारा वो उस घर में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, फैराडे का चुंबकीय इंडक्शन का सिद्धांत, बी लेंज का नियम, सी हो गया फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन नियम, और सी फैराडे का द्वितीय नियम, और यहाँ सभी नहीं। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा लेंज का नियम। क्या होगा? लेंज का नियम। देखिए उसमें जो उत्पन्न धाराएं होती है वो उसी गति का विरोध करती है जिस गति के द्वारा वहां धाराएं उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं हम लेंज का नियम। अगला देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए किस चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग करना उचित होगा? मैंने आपको बताया था, ये तो याद होगा आपको। ए हो गया हार्ड कार्बन स्टील, बी ढलवा लोहा, सी सिलिकॉन स्टील, डी लोहे की पतली पतली पत्तियां। मैंने आपको बताया था हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हमेशा सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसका देखिए हिस्टेरेसिस नियतांक 0.01 होता है, मैंने ये भी बताया था, सबसे कम इसी का होता है। ठीक है, और भी होती हैं, अलग अलग होती हैं, सिलिकॉन स्टील, हार्ड कार्बन स्टील भी होता है, कार्बन स्टील भी होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वो होता है मेरा सिलिकॉन स्टील, जिसका हिस्टेरेसिस नियतांक, हिस्टेरेसिस जो स्थिरांक है वो 0.01 होता है, जो कि सबसे
कम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मेरा सी यहाँ पर सही होगा। अगला देख लेते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, आवश्यक बल क्या कहलाता है, आवश्यक बल की मात्रा को क्या कहते हैं? चुंबकत्व वाहक बल, निग्राहिता, चुंबकीय लीकेज फैक्टर या विचुंबकन बल। देखिए यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा है, निग्राहिता। मैंने बताया था आपको हिस्टैरिसीस लॉस में जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी पदार्थ में यदि मान लो कोई अवशिष्ट चुंबकत्व शेष रह जाता है तो उसको खत्म करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वो बल मेरा निग्राहिता बल कहलाता है, या कोरियोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, कोरियोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, कोरियोसिटी भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से, चुंबकन बल यानी कि H से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने का गुण क्या कहलाता है? मैंने हिस्टैरिसीस बताया था आपको, उसमें साफ साफ शब्दों में कहा था कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, एडी करंट, निग्राहिता, हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस हानि। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन कौन सा, सी वाला एकदम करेक्ट होगा। चुंबकन, चुंबकीय धातुओं के चुंबकन बल से चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने का गुण हिस्टैरिसीस कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरण का एसआई मात्रक, इंडक्शन का एसआई मात्रक, ए एम्पियर, बी हेनरी, सी गॉस और डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें मेरा जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पर होगा हेनरी। ठीक है, इंडक्शन का मात्रक होता है हेनरी, एसआई इकाई हेनरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी चुंबक का पोल ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? पोल, या पोल से मतलब यहाँ पर है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव ज्ञात करने के लिए कि एन पोल, देखिए मैंने बताया था एन पोल, एन पोल जो होता है वो ज्ञात करने के लिए देखिए फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का चुंबकीय इंडक्शन का नियम, हेलिक्स का नियम और दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी होगा, हेलिक्स का नियम। ठीक है, हेलिक्स के नियम का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो मुड़ी हुई उंगलियां बताती है, ठीक है, धारा की दिशा बताती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बताती, और जो अंगूठा होता है वो नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो हेलिक्स का नियम किसी भी चुंबक का पोल ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के अनुसार पेंच का नोकदार सिरा क्या दर्शाता है? देखिए इसके बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में धारा के प्रवाह की दिशा, चालक के घूमने की दिशा और डी चालक में चुंबक वाहक बल की दिशा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, चालक में धारा के प्रवाह की दिशा बताता है कार्क स्क्रू का नियम, या उसको ठीक है कार्क स्क्रू नियम है, कार्क पेंच नियम भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं, दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा प्रदर्शित करता है? ठीक है, ए चुंबकीय क्षेत्र की, बी चालक के घूमने की दिशा, सी चालक में धारा की दिशा और डी चालक में वोल्टेज की दिशा। तो यहाँ पे आंसर मेरा सी सही होगा, चालक में धारा की दिशा को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अब आपका, किन्हीं भी दो ध्रुव के मध्य लगने वाले बल का परिणाम उनकी तीव्रता के ए व्युत्क्रमानुपाती, बी अनुक्रमानुपाती और सी बल और तीव्रता बराबर होते हैं, डी बल तीव्रता के विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पर मेरा ऑप्शन बी होगा सही, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो ध्रुव के मध्य लगने वाला बल परिणाम उनकी तीव्रता, उनमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके समानुपातिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटीमनी है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, एंटीमनी विस्फित क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और लाइक करिएगा, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक अपने नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।